जय हिंद दोस्तों। आज के हमारे गेस्ट हैं श्रेय मिश्रा, जो टू टाइम एसएसबी रिपीटर हैं, वन कॉन्फ्रेंस आउट एंड वन स्क्रीन आउट। सो आज के पॉडकास्ट में श्रेय ने बताया कि आफ्टर स्क्रीन आउट विद इन 6 मंथ्स में उसने कैसे प्रिपेयर किया, जिससे बिफोर स्क्रीनिंग रिजल्ट इन नेक्स्ट एसएसबी वो श्योर था कि स्क्रीनिंग तो हो ही रहा हूँ। एंड श्रेय ने अपनी कुछ मिस्टेक्स भी शेयर की हैं, ताकि वो मिस्टेक्स आप ना करें। एंड एक फ़नी आइडेंटिफिकेशन माँ की स्टोरी भी बताई है, जो आप सब बहुत इंजॉय करोगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो हाय श्रेय, और कैसा है भाई? बस यार ठीक हूँ। तू सुना। बढ़िया। मैं तो सबसे पहले अपने व्यूअर्स को हम बता, पहले श्रेय बता दे कि श्रेय कौन है, मतलब इंट्रो दे बेसिक। यार मेरा नाम श्रेय है और लास्ट टू लास्ट ईयर 2021 में मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करी है, बीटेक इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। और बैकग्राउंड जो मेरा है वो इंडियन एयरफोर्स का ही है, तो हमेशा से फादर को देखा है यूनिफॉर्म में और बाकी ऑफिसर्स को देखा है पार्टीज वगैरह में। तो हमेशा से एक हंच था कि मैं भी एक दिन यूनिफॉर्म डॉन करूँ। तो उसी के उसमें फिर मैंने अपनी पढ़ाई वढ़ाई शुरू कर दी थी अपने एग्जाम्स के लिए, रिटर्न एग्जाम्स के लिए अपने फाइनल ईयर से। और मैंने अपना फर्स्ट एसएसबी जो दिया था वो दिया था एट 34 एसएसबी इलाहाबाद, जहाँ पे मैं हो गया था स्क्रीन आउट। उसके बाद नेक्स्ट एसएसबी जो मेरा था, सेकंड एसएसबी जो लेटेस्ट एसएसबी है, वो मैंने दिया था एट 4 एफएसबी बनारस। वो था मेरा ए एफ कैट 2022 से, जो कि 30 जनवरी को हुआ था। और उसमें मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। अच्छा, तो तूने बताया कि तू स्क्रीन आउट हो गया था, तो जो स्क्रीन आउट था वो 34 टीजीसी टीजीसी एंट्री थी वो। हाँ, TGC 136 थी वो। अच्छा, तो जैसे कब दिया तूने टीजीसी वाला? क्या? ये दिया था मैंने लास्ट ईयर 15 सितंबर अच्छा, तो मुझ 2022। तो ये बता कि सितंबर में तो स्क्रीन आउट हुआ, फिर तो अभी लास्ट मंथ ही तू कॉन्फ्रेंस आउट होके आया, मतलब स्क्रीन इन हो गया बेसिकली। तो तूने, ऐसा तुझे क्या लगा कि लास्ट टाइम जब तू गया था तो स्क्रीन आउट हो गया था, और क्या कमी रह गई, और फिर तूने कैसे उसको इम्प्रूव करा? तो बता उसके बारे में थोड़ा सा। बेसिकली जो मेरे को सबसे बड़ा यहाँ पे लर्निंग मेरे लिए थी इलाहाबाद से, वो ये थी कि जो मेरा नरेशन था वो बिल्कुल इम्प्रॉपर हुआ था। मतलब मैंने नरेशन स्टार्ट किया और स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा फंबल हो गया था। और उसके बाद क्या होता है कि हल्का सा कॉन्फिडेंस डाउन होता है इंसान का भी, तो मेरा कॉन्फिडेंस डाउन हुआ। और जो मेरी स्टोरी थी वो मेरे दिमाग में ना बहुत ही स्ट्रक्चर्ड वे में, मतलब पॉइंट वाइज नहीं थी। वो ऐसी थी कि चलो ठीक है, मेरे पास ये स्टोरी है, मेरे को ये 4 एक्शन बोलने हैं। और उस चक्कर में जो, जैसे नंबर 1 एक्शन नंबर 2 है, तो वो ना वो पूरा हैफेजार्ड हो गया था। एक्शन नंबर 4 पहले आ गया, 2 बाद में आया, फिर 3 आ गया। ऐसे करके वो जो मेरी स्टोरी थी वो पूरी खराब हो गई थी। तो नरेशन के टाइम पे आई फेल्ट कि स्टोरी वाज नॉट दैट गुड। और उसके बाद जीडी में वही हुआ था कि मतलब आई वाज अ बिट अंडर कॉन्फिडेंट कि यार नरेशन सही हुआ नहीं है, पता नहीं क्या होगा उसके आगे। बट स्टिल आई ट्राइड। बट वही होता है ना कि जब एक बार कोई चीज गलत हो जाती है, फिर आप आगे जो आप करते हो वो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रही होती है, तो इट डिडंट वेंट वेल। तो फिर मेरे को लगा कि यार मुश्किल ही है यहाँ पे। ऑल्दो मेरा OIR उस टाइम काफी अच्छा हुआ था, बट आई मेरे को ये चीज लग रही थी कि इस बार तो नहीं होने वाला हूँ। हम्म। तो जो मेरा अटेम्प्ट इस बार का था तो एट मतलब एफ कैट बेसिकली का। उस टाइम पे थोड़ी नर्वसनेस भी हो गई होगी थी कि थोड़ा, मतलब हम्म, नरेशन अच्छा नहीं गया, तो उसकी वजह से उसकी वजह से तो जीडी भी थोड़ा खराब कर दिया तूने खुद से अपनी हाँ। गलती से। तो वो कहीं ना GDB। कहीं है कि हमें, मतलब नरेशन इतना खराब, थोड़ा ठीक ठाक भी गया हो तो हमें मतलब नहीं करना चाहिए, कि ठीक है कोई बात नहीं, जीडी में फोकस करते हैं, क्या पता उसी से हो जाए। हाँ, है ना? बिल्कुल। ये चीज, हाँ, ये चीज होती है कि इन केस अगर आपको लग रहा हो कि नरेशन मेरा उतना अच्छा गया नहीं है, तो कभी भी ये मत करो कि आप ग्रुप को डाउन कर रहे हो कि नहीं नहीं, जो मेरा, ऑल्दो मेरा नरेशन खराब गया लेकिन स्टिल जो मेरा थीम था वही जाएगा। हम्म। आपको एक टीम प्लेयर बन के काम करना है, जो ग्रुप का थीम जा रही है आप उसी को मानो और उस पर अपने अच्छे आइडियाज दो। क्योंकि मेरे साथ यही चीज हुआ था। जो मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट था एफ कैट में, उसमें मेरा थीम ही चुना गया था। और मेरा थीम इतना सही था कि वो एक बारी में, जो लास्ट बंदा था जिसने नरेशन करा था, उसने बोल दिया कि लेट्स गो विद चेस नंबर 64 थीम। वो हम्म। थीम इतना अच्छा था। और उसके बाद क्या हुआ कि जिन लोगों ने उस टाइम उस थीम को अपोज करा, उनमें से कोई भी नहीं हुआ था श्रेनन। दो और हम्म। बंदे थे जिनका नरेशन उतना अच्छा नहीं गया था, लेकिन उन्होंने मेरी थीम को मतलब अपनाया, और उसके बाद उन्होंने 2-3 एक्स्ट्रा एडिशनल पॉइंट्स ऐड करे उसमें। और वो दोनों साथ में ही हो गए थे श्रेनन। तो ग्रुप मतलब के साथ अगर चलोगे तो सही रहता है। अच्छा, मतलब हाँ वही है कि ग्रुप को ले साथ लेके चलना है, ये नहीं कि अपने पे ही मतलब अपने को ऐसे नहीं कि ना ही डोमिनेट करना है, ना ही रिजिड रहना है। यू हैव टू बी फ्लेक्सिबल और अडेप्टेबल, कहीं ना कहीं रहना है कि जो ग्रुप है उसके हिसाब से बस अपने पॉइंट्स देने, इनपुट देने हैं बेसिकली, जैसा हम आम करेक्ट। जिंदगी में भी करते हैं। बट वही कहीं ना कहीं आई थिंक लोग एसएसबी में सोचते हैं कि मुझे अपने को दिखाना है, तो वो हाँ, कहीं ना कहीं राइट। डोमिनेट कर जाते हैं। है ना? भाई,
अगर हम नॉर्मली बातचीत कर रहे होते हैं दोस्तों के बीच में, तो यही होता है कि चलो ठीक है, अगर मेरे को लग रहा है कि मेरे पॉइंट उतने अच्छे नहीं आ रहे, लेकिन मेरे दोस्त ने अच्छा पॉइंट बोल दिया, तो हम वहाँ पे मान लेते हैं कि चलो ठीक है यार, हाँ आपका पॉइंट अच्छा है, बस ये चलते हैं। लेकिन एसएसबी में होता है कि नहीं यार, मेरे को तो मतलब फोड़ना ही है यहाँ पे। और वहाँ पे हम ये जो बेसिक टेंडेंसी होती है वो भूल जाते हैं, अपना मन वही। चला शुरू हो जाता है कि नहीं, मेरा ही जाएगा, मेरा ही जाएगा, तो उसमें दिक्कत हम्म, होती है। अच्छा। तो मुझे इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन से मतलब जानना चाह रहा हूँ कि जैसे कई लोग ये बोलते हैं कि पीपीटी के टाइम पे क्या होता है, एकदम स्ट्रेस हो जाता है कि यार फोटो आ गई, समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखूं। तो वो क्या करते हैं, घर से हम्म, बना के ले जाते हैं स्टोरी कहीं ना कहीं, और वही कुछ भी आती है अपनी रटी रटाई स्टोरी लिख देते हैं। तो उस हम्म। बारे में क्या कहना चाहिए कि मतलब घर से बना के ले जानी चाहिए या फिर, और किस तरह से मतलब तू फोकस मतलब किस तरह से कैसे फोटो को ऑब्जर्व करता है और कैसे स्टोरी को लिखता है, उसके बारे में कुछ तो मेरा सजेशन हमेशा एडवाइस। हम्म। तो मेरा हमेशा से स्टोरी को लेके ये रहा है कि अगर आप इवन तो देखो, कुछ थीम्स होते हैं वो रिपीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहाड़ का थीम हो गया, रिवर का थीम हो गया, तो थीम्स तो आप एक बार देख के जाओगे, चलो ठीक है। एक रेलवेज का थीम हो गया, एक पहाड़ का हो गया, रिवर का हो गया, कुछ लोग खेल रहे हैं, कोई इंसान डूब रहा है। तो ये सब थीम जो होते हैं वो तो आप एक बार देख के चले जाओ। लेकिन अगर आप कोई बिल्कुल ही प्रीसेट स्टोरी लेके जा रहे हो अपने दिमाग में कि मेरे को अगर ये दिख गया तो मेरे को यही चीज दिखनी है, तो वहां पे इट वुड बी अ बिट प्रॉब्लमेटिक। तो आई वुड से मैं क्या करता हूँ कि कोई भी स्टोरी आती है तो उसमें सबसे पहले मैं ये देखता हूँ कि उस स्टोरी का बैकग्राउंड क्या है, कि अच्छा वहाँ पे क्या जंगल है, या फिर वहाँ पे पहाड़ है, या फिर पुल है, या फिर जो भी है। मैं उसके हिसाब से फिर अपने जो कैरेक्टर्स होते हैं वो आइडेंटिफाई करता हूँ कि चलो ठीक है, यहाँ पे एक लड़की है, दो लड़के हैं, फिर जो मेरा हीरो होगा। सिंस मैं मेल हूँ तो मैं मैक्सिमम अपनी स्टोरीज में मेल को ही लेता हूँ हीरो। हम्म। तो उस केस में मैं फिर फोटो को देख के अपनी स्टोरीज बनाता हूँ। बट हाँ, एक ये चीज होती है कि आप थीम देख के जाओ जरूर, कि ठीक है अगर ऐसी थीम आ गई तो मेरी स्टोरी इन इन पॉइंट्स में रिवॉल्व करेगी। और उसके बाद आपको जो फोटो में दिख जाए, आप उसके हिसाब से अपनी स्टोरी को ट्विस्ट एंड ट्वीक करके एक प्रॉपर स्टोरी बना सकते हैं। अच्छा, ठीक ठीक। तो बेसिकली हाँ, तो मतलब मेरे को जितना समझ आ रहा है कि इस बार जो रहा, जब तो वो गया वहाँ एसएसबी देहरादून, देहरादून सॉरी बनारस गया, हम्म, वाराणसी। तो वहाँ कहीं ना कहीं तेरा थीम अच्छा था, स्टोरी अच्छी थी होगी, तूने सही से ऑब्जर्व हम्म। करा तो लोगों ने सपोर्ट करा और काफी सही रहा एसएसबी, तो इसलिए स्क्रीन इन हो गया है ना। हाँ, इस बार अच्छा। क्या हुआ था कि मेरे को जो फोटो दिखी थी बनारस में, वो ऐसी फोटो थी कि थोड़ी सी क्योटिक फोटो थी। मेरे को लगा कि हम्म जैसे वहां पे दो तीन लोग भाग रहे हैं। तो मेरे दिमाग में एक थीम था, सिर्फ एक ये थीम था कि हॉस्पिटल का कुछ हो सकता है यहाँ पे। और सिंस नेगेटिव स्टोरी को थोड़ा अवॉइड करना चाहिए स्पेशली ड्यूरिंग द स्क्रीनिंग, तो मेरे को लगा कि इंडोर पोल्यूशन एक अच्छा टॉपिक हो सकता है जिस पे ये स्टोरी बनेगी। तो फिर मैंने उस पे ये स्टोरी बनाई थी कि एक डीएमओ था, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल ऑफिसर, वो न्यूली अपॉइंटेड था। तो जब वो फर्स्ट डे गया विजिट पे हॉस्पिटल के, तो उसको लगा कि यहाँ पे ना ब्रीदिंग इश्यूज कुछ ज्यादा ही हो रहा है वुमेन को। और जो विलेज था वो काफी साफ सुथरा था, मतलब उतना पोल्यूशन था नहीं वहाँ पे। तो जब उसने इंक्वायर किया, ही केम टू नो अबाउट कि इंडोर पोल्यूशन बहुत ज्यादा है और क्लीन एनर्जी सोर्सेज ये लोग यूज नहीं कर रहे हैं। फिर उसने वही फिर सबको, सरपंच को साथ मीटिंग वीटिंग करके सबको उसने पहले अवेयर करा। उसके बाद उनको पीएम उज्ज्वला योजना और जो बाकी स्कीम्स थी मैंने उनको भी ऐड करा, ताकि उनसे क्या होता है कि थोड़ा वैल्यूएशन मिलता है आपकी उसमें, कि चलो ठीक है, ये बंदा जो बोल रहा है इसको पता है, क्रेडिबिलिटी रहती है कि चलो ठीक है, इसको पता है कि ये यहाँ पे स्कीम्स अप्लाई हो रही हैं। तो हम्म सौभाग्य योजना मैंने कहा था, और मैंने कहा था पीएम उज्ज्वला योजना। फिर ये भी था कि उसमें हम किस किस तरीके से जो गांव के टेक savvy यूथ होते हैं उनको लेकर हम लोगों को जागरूक करेंगे इसके लिए, और उनको एनरोल करेंगे इन चीज़ों में। फिर वो धीरे धीरे करके मैंने स्टोरी बिल्ड करा था, और थीम सही था, इसलिए शायद से वो थीम कॉमन स्टोरी में उन लोगों ने एक्सेप्ट भी करा। अच्छा। हाँ मतलब तूने करंट जो भी योजनास थी उसको भी इंक्लूड करा, तो उससे कहीं ना कहीं एक पता चलता है कि हाँ बंदा अवेयर है और क्रेडिबिलिटी तो आती ही है। तो और हम्म, मुझे ऐसे ये बात बता कि तुझे ऐसा लगता है कि जो कई बंदे होंगे जो जीडी में मतलब कुछ ऐसी गलती करी होगी, तुझे लगता है कि उस कुछ ऐसे बंदे कर देते हैं हरकतें, जैसे कई बार क्या होता है बंदे शाउट करने लग जाते हैं या खड़े हो जाते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी हम्म, हरकतें करते हैं। तो किसी ने कुछ ऐसी हम्म। हरकतें करी थी कि जिससे लगा कि तुझे तुझे पहले भी लग गया था कि यार इसका तो नहीं होगा, ये तो गलती कर गया। जहां तक मेरे को जो सबसे एविडेंट चीज दिखी थी वो ये दिखी थी कि अगर ग्रुप जो है वो 60% ग्रुप अगर मान चुका है कि इसी थीम पे जाना है, और 40% लोग अपोज कर रहे हैं उस थीम को, तो मुझे ये दिक्कत है कि वो 40% बंदे जो है वो तो नहीं आ रहे हैं अंदर कुछ भी करके। क्योंकि अगर आपका ग्रुप मोर देन हाफ मान चुका है, तो कोई लॉजिक नहीं होता कि आप उसको अपोज कर रहे हो। और इवन दो जो एसेसर्स होते हैं वो भी ये सोच रहे होते हैं कि चलो ठीक है यार, आपका थीम बन चुका है, आप आगे बढ़ो इससे। लेकिन वो जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं जो अपोज कर रहे होते हैं, उनका दिख जाता है कि हाँ यार, इनका मुश्किल है होना। तो कोई तो था वो जिसने चीज कुछ होता है। अलग सा ही कुछ कर दिया, जिसने कुछ था कोई ऐसा चिल्ला रहा था कुछ। मेरे ग्रुप में दो बंदे थे जिन्होंने पिकनिक पे बनाई हुई थी अपना हम्म। स्टोरी। अच्छा। तो वो लगे हुए थे कि पिकनिक पे जाना है, पिकनिक पे जाना है।
और बाकी ग्रुप लगा हुआ था कि नहीं यार इसका आइडिया सही है, इंडोर पोल्यूशन का, इसमें स्कीम स्कीम आ रही है उसको लेते हैं। लेकिन वो दोनों अपने में लगे हुए थे। और इवन तो ये स्टार्ट हो गया था कि उनकी आपस में जीडी शुरू हो गई थी अपने टॉपिक को लेके। ग्रुप अपना डिस्कस कर रहा है, वो अपना आपस में डिस्कस कर रहे हैं। फिर उसमें सेसर जो एक थे सीनियर, वो बीच में आए, उन्होंने बोला कि जेंटलमैन यू हैव टू बी कॉर्डियल विथ योर ग्रुप, तो उनके साथ मिलकर स्टोरी क्रिएट करो। और उस टाइम जब उन्होंने ये बोला ना, तो उस टाइम वो दोनों बंदे चुप हो गए फिर। तो ना ही उन्होंने कोई मेरे स्टोरी में पॉइंट ऐड करा, ना ही मतलब कुछ ऐसे वो काम करा। तो फिर उसके हिसाब से वो आउट ही हो गए थे। फिर 1 घंटे बाद बाकी उन्हें परमानेंट पिकनिक पे भेज दिया, बोलो जाओ बाहर पिकनिक कर लो। हाँ, उन्हें बोला कि आप जाओ आराम से काशी विश्वनाथ घूमो। पिकनिक कर लो, आए हो पिकनिक करने, आप पिकनिक करो है। हाँ, अच्छा उनको फिर भेज ही दिया उसके बाद। अच्छा अच्छा, चल बाकी ठीक है। इसमें ना एक और चीज, हम्म। इसमें ना एक और चीज ये भी होती है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपका नरेशन अच्छा नहीं गया, क्योंकि मैं ये मानता हूँ स्क्रीनिंग के टाइम पे नरेशन किंग होता है। क्योंकि इसमें जो मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है, वो हमेशा से एक ये चीज करी है कि जो आप अपनी स्टोरी सुना रहे होते हैं ना, उस पर कभी भी असेसर्स आपकी ओवेल्यू चेक नहीं करते हैं। वो हम्म। हमेशा चेक करते हैं कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो कैसी है। क्योंकि ओवेल को चेक करने के लिए उनके पास बाकी 4-5 दिन होते हैं, वो वहां पे आराम से चेक करेंगे, आपको जांचेंगे परखेंगे। लेकिन उस टाइम बस वो ये चेक कर रहे होते हैं कि भाई इस इंसान की बेसिक कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है या नहीं है, ये क्या अपने आइडियाज को टेबल के अक्रॉस पहुंचा पा रहा है लोगों को, या फिर अपनी टीम को कन्विंस कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। तो हम्म। बहुत ज्यादा इस चीज से वो मत होना कि मेरे को बिल्कुल ओवेल क्यूज डालने हैं, एक्शंस डालने हैं। आप सिंपल स्टोरी बनाओ, नरेशन अच्छा करो विद कॉन्फिडेंस, लाउड क्लियर कॉन्फिडेंस, और सिंपल लैंग्वेज में करो। आराम से कॉन्फिडेंस आएगा, फिर जीडी में भी आपको एज मिलेगा इसके ऊपर। हाँ वो तो है, सही कह रहा है। चलो ठीक है, हम्म, स्क्रीनिंग तो हो गया, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर उसके बाद स्टार्ट होता है अपना साइक, है ना। उसके तो बाद हाँ साइक, साइक। तो क्या एक्सपीरियंस रहा साइक का। साइक में जो मैंने एक्सपीरियंस करा इस बार एयरफोर्स एएफएसबी में, वो ये करा है कि उनका एक ट्रिक होती है कि वो लोग साइक को ना शाम को करवाते हैं। अब हम्म। इंसान सुबह 3 बजे उठा हुआ है, वो थक जाता है, तो वहां पे अरे ना पूरी साइक निकल के सामने आ जाती है उस इंसान की। मतलब जो हाँ, फिर पता है मुझे कितनी हालत खराब होती है भाई, मतलब 2-3 बजे रिजल्ट आता है और 5 बजे आई वही। थिंक बोल देते हैं कि हाँ चलो भाई साई के आ जाओ, रिपोर्ट हाँ करना है, और रात 10-11 बजे तक बंदे पीआई क्यू भर रहे हैं लास्ट में साइक देने के हाँ बाद, है ना। हाँ, बड़ा वहाँ बिल्कुल मतलब उठा के वो ना बिल्कुल एंड तक ये हो जाता है कि भाई छोड़ दो बस, सोने जाने दो। अच्छा। और वो सही है काफी, इससे ना बंदों की साइक निकल जाती है कि यार देखो मेरा हो गया है, मेरे को जो दिमाग में आ रहा है मैं वो लिख देता हूँ, फिर चलता हूँ अपना सोने के लिए। तो बस इसके लिए वही चीज कहूंगा कि थोड़ा एम्पल रेस्ट लेके जाना। मैंने इस बार डॉर्मेट्री वगैरह बुक कर लिया था, उसमें उतना प्रॉपर रेस्ट मिला नहीं मेरे को। बट आप लोग होटल वोटल थोड़ा खर्चा वर्चा कर देना अपना, कुछ और बता रहा था आराम मुझे, से रहना। डॉर्मेट्री का भी कुछ एक्सपीरियंस बता रहा था, बड़ी अजीब सी डॉर्मेट्री, कैसी थी डॉर्मेट्री। यार डॉर्मेट्री तो थोड़ी अजीब सी थी उसमें। मेरे को एक बंदा मिला था, वो कहता है कि मैंने ना 259 स्कोर करा है एएफ कैट में, और मेरा फर्स्ट एसएसबी है, इस बार तो रिकमेंड हो ही जाऊंगा मैं। तो मेरे को लगा चल सही है, अच्छी बात है, इतने नंबर लेके आया है, दिमाग काफी ज्यादा होगा। फिर वो क्या हुआ कि चेस्ट नंबर 1 था वो ड्यूरिंग स्क्रीन इन, और वो फिर मतलब स्क्रीन आउट ही हो गया। तो मतलब ऐसे भी लोग मिलते हैं कि तोप मिल जाएंगे बिल्कुल ही, कि एफ कैट में लाए होंगे वो बिल्कुल ही 250 नंबर, लेकिन सब्सटेंस कम होता है। तो फिर वही है, ऐसी चीज सीखने को ये मिलती है कि थोड़ा दूर रहो, अपना जोन में रहो, जोन इन करो, एग्जाम तो के घंटे एसएसबी देने वैसे पहले। है ही यार, अलग ही चीज है ना, मतलब रिटर्न इतना है नहीं, एसएसबी टोटली डिफरेंट गेम, वो पढ़ने वाले बंदे चाहिए होते तो फिर अलग ही हो जाता ना, वही। टॉपर को बुला लेते, आ जाओ भाई रिकमेंड सीधा कर हाँ, देंगे। वही 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 है। करेक्ट। अच्छा तो साइक में फिर कुछ अच्छा ये बताया, एसआरटी कितनी करी तूने। यार एसआरटी मैंने करी थी 38 आउट ऑफ 60। अच्छा तो कुछ थी कोई ऐसी जो एसआरटी जो लगा कि थोड़ी ये इंटरेस्टिंग है, कुछ कुछ जो लगता है बताना चाहिए, कुछ ऐसी कोई थी इंटरेस्टिंग एसआरटी जो याद है अभी। एसआरटी में जहाँ तक मेरे को याद आता है, वो तो यही आता है कि मैंने गलतियां कहाँ पे करी थी। तो एसआरटी में ना इनका एक बहुत ही कॉमन सा ये होता है कि वो लोग सेम एसआरटी में 2-3 बार रिपीट करते हैं कुछ कुछ हम्म। टाइम बाद। हम्म। और उसमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपने आंसर्स चेंज नहीं करने हैं। उससे ये शो होता है कि आप मतलब मल्टीपल थिंकिंग वाले बंदे हो, आप एक बार करेक्टली सोच नहीं पा रहे हो एक बारी में। तो क्या आया था तो तेरा उसमें मेरे साथ कॉमन, कॉमन क्या जो था, मतलब मेरे को जैसे, मेरा क्योंकि अभी जैसे मैं हम्म, रिसेंटली मैं गया था, तो मेरा में हम्म, एक्सीडेंट के कम से कम मतलब 5 या 6 तो एक्सीडेंट ही हो रहा था, बार बार एक्सीडेंट और करा रहे थे, हर 4 के बाद एक्सीडेंट। तो वही था कि हम्म, सेम आंसर लिख रहा था मैं भी, तो तेरा क्या था, मतलब कोई था ऐसा कॉमन जो बार बार यही आ रहा था। मेरा मेरा कॉमन था एक्सप्लोजन के ऊपर, कि आप अच्छा। खड़े हुए हो एक जगह पे, आपको बहुत तेज बम की आवाज आती है, और फिर आप क्या करोगे। तो वो ना, लेकिन उसमें क्या था कि जगह अलग अलग थी। एक बार आर्मी कैंट का वो लोकेशन थी, एक बार रेलवे स्टेशन की लोकेशन थी, एक बार वही था कि आप पिकनिक पिकनिक पे गए दोस्तों के साथ, वहां पे अगर आपको सुनाई देता है बॉम्ब ब्लास्ट, तो फिर आप क्या एक्शन लोगे वहां पे। तो ये तीन हम्म। चार बार था, और मैंने ना इस पे थोड़ा सा मतलब
अलग अलग अपने रिएक्शंस दे दिए थे। तो शायद से हम्म। मेरे को लगता है कि एक वो एक नेगेटिव पॉइंट हो सकता है। तो हाँ, वो हम डिस्कस करते हैं आगे कॉन्फ्रेंस के टाइम पे कि उसका क्या हुआ था मेरे साथ फिर। अच्छा ठीक है, तो ये हो गया अपना साइक, मतलब सही गया साइक, ठीक है, फिर उसके हाँ, बाद साइको आगे। मतलब स्टार्टिंग में जो टीएटी थी वो मैंने 12 की 12 पूरी लिख दी थी। हम्म। और स्टोरी काफी बार, और उसमें ना ऐसा भी होता है कि काफी लोग ये सोच रहे होते हैं कि जो फोटोज दिखाई जाती हैं वो बिल्कुल ही नहीं होती हैं। बट हम्म। आई कैन रियश्योर यू दिस थिंग कि आपको वो फोटो गूगल में मिल जाएंगी। सबके हम्म। सब नहीं मिलेंगी, लेकिन एटलीस्ट आपको 3 से 4 या 5 फोटोज आराम से मिल जाएंगी गूगल के ऊपर, अगर आप सर्च करोगे तो फिर आप, मैं ये बोलूंगा कि नॉर्मली अगर आपको लग रहा हो कि आपका टैट या फिर बाकी कोई एरिया ऐसा है जो वीक है, तो आप गूगल पे जाओ और एम्पल प्रैक्टिस करो टैट की। और जितना तेज लिख सकते हो उतना तेज लिखो। और वहाँ पे मेन चीज होती है कि आपको अपनी वेलक्यूज तो शो करनी होती है, तो वहाँ पे एक्शंस आपको काफी डालने होते हैं। तो उस तरीके से स्टोरी प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम्म। और जो मेरा W80 था उसमें मैंने 55 अटेम्प्ट करे थे। जहाँ पे कुछ वर्ड्स ऐसे थे जहाँ मैं उतने प्रॉपर आंसर्स नहीं लिख पाया था, लेकिन मैंने मतलब मैक्सिमम मैं ट्राई करा था कि मैं अच्छा उसमें रिस्पॉन्सेज लिखूं। बाकी साइक में जो मेरे को लगता है कि काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है लेकिन लोग उसको इग्नोर करते हैं, वो होता है आपका SD। हम्म। SD में क्या होता है कि आप खुद को जज कर रहे होते हो कि मैं कैसा इंसान हूँ। तो आई वुड से कि अगर आप SD प्री हैंड प्रिपेयर कर लो अपना, और अगर आप मेक श्योर करो कि आपके उसमें OLQs कुछ रिफ्लेक्ट हो रहे हो आपसे रिलेटेड, दैट इज वेल एंड गुड। और उसको तो रट लिया करो अच्छी तरीके से, क्योंकि इफ यू गेट सम टाइम ड्यूरिंग SD के बाद, तो आप उस केस में क्या कर सकते हो कि लिख सकते हो जाके अपना जो आपका W80 छूट गए हैं वो सब आप जाके कर सकते हाँ, मतलब मुझे लगता है एक लोगों के दिमाग में ये भी कंफ्यूजन सा रहता है कि जैसे एसडी लिखते हैं तो उसमें लिखते हैं फ्रेंड्स ओपिनियन, पेरेंट्स हो। ओपिनियन। तो उन्हें लगता है कि वो जो ओपिनियन लिख रहे हैं वो पेरेंट्स का ओपिनियन लिख रहे हैं, बट एक्चुअली में होता यही है कि राइट। आई थिंक कहीं ना कहीं कि ये होता है कि पेरेंट्स का कोई ओपिनियन नहीं था, कि हमारा ही हम अपने बारे में लिख रहे होते हैं। तो उसके करेक्ट। बारे में कुछ है, कुछ क्या कहना चाहेगा उसके बारे में कुछ? उसके बारे में तो बस यही है कि वो बेसिकली हमारा ओपिनियन चेक कर रहे होते हैं कि अगर हम उनकी जगह पे होते तो हम क्या सोच रहे होते हैं इस इंसान के बारे में। तो हम्म। आई वुड से कि अगर आप एंड में कुछ ये चीज भी लिख रहे हो कि दिस इज माई ड्रॉबैक, तो आप ये भी बताओ कि मैं उसको ठीक करने के लिए क्या कर रहा हूँ आप। कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये लिख रहा हूँ कि मेरे पेरेंट्स को प्रॉब्लम इस चीज से है कि मैं बहुत ज्यादा लैपटॉप देखता हूँ, तो उसका फिर मैं ये लिख रहा हूँ कि चलो ठीक है, मैं लैपटॉप में पढ़ाई करता हूँ और जो मेरे नोट्स हैं अब मैं उनको प्रिंट करता हूँ रादर देन कि मैं लैपटॉप की स्क्रीन को ही देख रहा हूँ डायरेक्टली। तो मैं हम्म। फिजिकल नोट्स से पढ़ना शुरू कर दिया मैंने, तो ये भी दिखाऊँ कि मैं उस पर इंप्रूव कैसे कर रहा हूँ। तो सही ये चीज सही। है। बाकी सही सही। W80 से रिलेटेड एक जो सजेशन रहेगा मेरा वो ये रहेगा कि अगर कोई वर्ड आपका छूट रहा हो W80 में, तो उसको आप लिख लो शीट के ऊपर, ताकि ऐसा ना हो कि आप, क्योंकि उसमें क्या होता है कि नंबरिंग लिखी हुई आ रही होती है, और अगर आपका ऊपर नीचे हुआ तो फिर वो सीक्वेंस गलत हो जाएगा। तो अगर हम्म। कहीं लगता है कि ये वर्ड पे मेरे को नहीं मिल रहा है सेंटेंस, तो वर्ड लिख लो और फिर आगे बढ़ जाओ। सही सही सही, ठीक है। हम्म। अब आते हैं इंटरव्यू पे, आते हैं फिर। कुछ है इंटरव्यू का कुछ इंसिडेंट बता, कुछ ऐसा जहां पे तो एकदम फंसा दिया हो इन उसने इंटरव्यूअर ने, या कुछ फनी हो गया हो, कुछ ऐसा ब्लंडर कर दिया हो, कुछ बता, कुछ है ऐसा? इंटरव्यू में मेरे साथ क्या हुआ था कि स्टार्टिंग में मतलब काफी सही हुई। उसने मतलब मुझसे, जो इंटरव्यूअर था, उन्होंने, ही वाज डिप्टी प्रेसिडेंट ऑफ 4AFSB, तो उन्होंने मुझसे नॉर्मल क्वेश्चन शुरू किए पूछना। और सिंस ये मेरा फर्स्ट था आईओ हम्म। के साथ इंटरेक्शन, तो मेरा पूरा इंटरव्यू जो था दैट रिवॉल्व अराउंड अपना CIQ। मतलब अच्छा। मुझसे ऐसा कुछ बहुत ग्रिलिंग ग्रिलिंग नहीं हुई थी, ऑल तो मेरा इंटरव्यू चला था अराउंड 1 घंटा 15 मिनट तक, बट ग्रिलिंग नहीं हुई थी। तो इंटरव्यू का मेरे को जो लगता है कि स्टार्टिंग काफी सही हुई थी। और मुझसे वही पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो, कौन सी ट्रेन से आए, कौन कौन से बीच में स्टेशन पड़े, और आप बनारस आए हो तो आप यहाँ पे कहीं घूमने फिरने गए या फिर नहीं गए। तो मैंने हम्म। मतलब उसका काफी ऑनेस्टली आंसर किया कि सर मैं मतलब थोड़ा प्रिपरेशन मूड में था, तो मैं अपने नोट्स वोट्स से मैं पढ़ रहा था, बट आफ्टर द प्रोसेस आई हैव माई प्लान्स टू विजिट सम प्लेसेस इन बनारस। तो ये सब करके मैंने बताया उनको। हम्म। उनका जो मतलब मेन फोकस था, वो जहाँ पे उन्होंने मुझे फंसाया था, वो मैं बताता हूँ कि कहाँ था। वो बेसिकली था कि मेरा मोटिवेशन क्या है फौज ज्वाइन करने का, एयरफोर्स आने हम्म। का। उन्होंने मेरे को ये चीज़ बोली कि यार आपके फादर तो एयरफोर्स में थे, उन्होंने 23 ईयर सर्व करा है, हम्म। और उनकी स्ट्रीम फाइटर थी। आपने मतलब बहुत सारे ऑफिसर्स को देखा होगा काफ़ी क्लोज क्वार्टर्स से, तो आप आज तक कहाँ थे? मतलब आप, मतलब आपने 10th करी, आपने फिर 12th करी अपना, आपने एनडीए में, आप एनडीए से क्यों नहीं आए, फिर आप CDS हम्म। से क्यों नहीं आए? तो हम्म। अगर आप ये कह रहे हो कि मेरे को, जैसे एक काफी कॉमन आंसर एस्पिरेंट्स ये देते हैं कि आई हैव हंच फॉर यूनिफॉर्म, या फिर मेरे को एडवेंचर काफी पसंद है, तो उनका वही क्वेश्चन था कि आज तक क्यों नहीं पसंद है एडवेंचर।
आपके फादर यूनिफॉर्म आप बचपन से देख रहे हो उनको पहनते हुए, लेकिन आपको यूनिफॉर्म में आज क्या दिख गया ऐसा कि आप आज उठ के आ गए हो? काफी तो दैट रिलेवेंट वाज, क्वेश्चन है। हम्म। हाँ काफी रिलेवेंट क्वेश्चन है और काफी ट्रिकी क्वेश्चन था। तो मैंने इसका काफी ऑनेस्टली आंसर दिया कि सर मेरा हमेशा से ये था कि मेरे को आना है, बट अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट एबल टू क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन। तो जहां मेरा क्लियर हुआ मैंने वहां पे सोचा कि मेरे को यहाँ बेस्ट देना है, और मैं फिर प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ मैं अपना अटेम्प्ट देने आया हूँ। तो उसके बाद ही सीम सेटिस्फाइड विद द आंसर। और इसके अलावा और चीज़ें भी थी जहाँ पे उन्होंने मुझे ग्रिल करा था, वो ये था कि मेरे 12th में मार्क्स थोड़े कम रह गए थे। तो उन्होंने मुझसे ये चीज़ पूछी कि हाउ डिड योर फादर फील जो आपके नंबर कम आ हम्म। गए थे। हम्म। और उनको ना बिल्कुल मेरा ऑनेस्ट रिएक्शन चाहिए था कि पापा ने कैसा फील करा, तुम्हारे बिल्कुल वही बताओ कि कैसा बिल्कुल एग्जैक्टली उस टाइम पे क्या हुआ था। तो मैंने ना अपना आंसर दिया कि मैंने बोला कि सर उस टाइम मैं थोड़ा बीमार हो गया था एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई गॉट लेस मार्क्स। फिर वो कहते हैं कि चलो ठीक है, दैट आई अंडरस्टूड कि आप बीमार हो गए थे, बट पापा का क्या रिएक्शन था, वो खुश हुए थे, दुखी हुए थे? मैंने भी बताया कि सर पापा ना ही बहुत खुश थे और ना ही बहुत दुखी थे, क्योंकि हम्म। मेरे को टाइफाइड हो गया था और जिस कंडीशन में मैंने एग्जाम दिया है उस कंडीशन से तो मतलब ही वाज ओके ओके, चलो ठीक है यार लड़के को टाइफाइड है, लेकिन स्टिल ही डिड हिज बेस्ट। फिर ये क्वेश्चन पूछा उन्होंने, फिर आई थिंक ही वाज नॉट सेटिस्फाइड, या फिर वो शायद देख रहे थे कि ये बंदा कैसे इसको आंसर करता है। तो फिर वही क्वेश्चन उन्होंने मुझसे 5 मिनट बाद वापस पूछा हम्म। कि आपके मार्क्स कम आए थे तो फिर आपके पापा का क्या रिएक्शन था। मैंने वापस सेम टू सेम आंसर किया, क्योंकि मैं समझ गया था अपने SRT के बाद कि अगर सेम क्वेश्चन आता है सेम टू सेम आंसर देना है उसका। मैंने वो आंसर किया, फिर वापस 5 मिनट बाद मेरे पास वापस घूम के आए, वही सेम क्वेश्चन मुझसे रिपीट करके पूछा उन्होंने। इस बार थोड़ी लैंग्वेज चेंज कर दी थी, बट वही क्वेश्चन वापस पूछा उन्होंने कि फादर का क्या रिएक्शन था। फिर जहाँ तक मेरे को लगता है कि अपार्ट फ्रॉम CIQ, जो आपके क्वेश्चंस IO पूछता है वो काफी हद तक रिलेटेड होते हैं आपके SD से। इसमें काफी लोगों ने प्रॉब्लम ये क्रिएट कर दी थी अपने लिए कि वो, सिंस मैं तो अपने SD याद करके गया तो मेरे को अपने रिस्पॉन्सेज याद थे कि हम्म। आपकी मदर कैसे सोचती है। तो मैंने SD में लिख के आया था, मैंने एज इट इज वही चीज बोल दिया। मेरे ग्रुप में कुछ ऐसे लड़के थे जिन्होंने स्पॉन्टेनियस वहीं बैठ के अपनी एसडी लिखी थी, तो उनको ना अपने आंसर्स याद नहीं थे। तो उनके इंटरव्यू में मेरे को उन्होंने बताया था कि जब उनसे आईओ ने पूछा यही क्वेश्चन सेम टू सेम, तो उनका जो आंसर डिफरेंट आया, तो आईओ ने उनको पॉइंट भी करा इस चीज के ऊपर कि आपने एसडी में अलग लिखा हुआ था और यहाँ पे आप अलग बता रहे हो। ऑल्दो ये हम्म। थोड़ा रेयर इवेंट है, बट स्टिल पता नहीं कैसे उनको पॉइंट आउट करा गया इस चीज के बारे में कि यहाँ पे आप थोड़ा अलग चल रहे हो। तो इससे शायद से ये वाली चीज भी सामने आती है कि कुछ एस्पेक्ट साइकोलॉजी का ऑलरेडी आईओ के पास पहुंच चुका होता है इस इंसान का, कि चलो ठीक है इसने ये कुछ कॉमन रिस्पॉन्सेज है वो ऐसे से लिखे हैं। तो आई वुड से कि एसडी के बारे में क्वेश्चन रेज होंगे, और एसडी के बारे में वो जो आपसे पूछ रहे हो और जो आपने एसडी के लिए प्रिपेयर करा है, जो याद करा है, फिर जो भी आपने लिखा हो, आप वही बताओ एग्जैक्टली कि आपने वही चीज एसडी में लिखी है और वही चीज आप यहाँ में बता रहे सही सही है। और कुछ ऐसा ब्लंडर ब्लंडर किया था कुछ, या सही है, सब बढ़िया ही रहा था इंटरव्यू में, कुछ हो। था नहीं ब्लंडर? नहीं, इंटरव्यू में मेरा ब्लंडर हुआ था। और वो ब्लंडर ये हुआ था कि मुझसे उन्होंने पूछा कि आप बहुत एडवेंचर एडवेंचर कर रहे हो मोटिवेशन के हम्म। नाम पे, कि हम्म। एडवेंचर बहुत पसंद है, एडवेंचर बहुत पसंद है, तो कभी आप एडवेंचर पे गए हो इसके अलावा? तो मैंने वही बोला कि सर मैं अपने फ्रेंड के साथ एक बार हम्म। ऋषिकेश गया था घूमने के लिए, तो वहाँ पे मैंने वो बंजी जंपिंग करी थी। अच्छा। अब बीइंग अ फाइटर पायलट उनका दिमाग बिल्कुल घूम गया कि हाइट कितनी होगी बंजी जंपिंग की। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हम्म। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ दैट वो। तो फिर मैं ना उतना क्लियर नहीं हो पाया कि यार हाइट मैं मतलब कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा कि यार मैं क्या आंसर दूं उस पर, फीट में दूं, मीटर में दूं, या फिर एग्जैक्टली कितनी होगी। थोड़ा सा मैं वहाँ पे कंफ्यूज हुआ। फिर उन्होंने फिर थोड़ा सा ना मेरे को काम करने के लिए ये पूछ लिया कि रूम की कितनी हाइट है। तो मैंने अपना आंसर दिया एंड ही सेड कि नहीं नहीं जेंटलमैन, ये तो लंबा है उससे काफी ज्यादा। क्या आंसर आई दिया? सेड मैंने मैंने कुछ बोला कि 15 फीट के करीब है। ज्यादा तो नहीं बोल और दिया लेकिन था? यार पता नहीं, वो ना वो हॉल था एक, वो रूम ना अच्छा। हॉल टाइप था। हम्म। तो वो कहते हैं कि नहीं नहीं जेंटलमैन इट इज मोर देन दैट। हम्म। फिर मैंने बोला ओके सर राइट। और एक और काफी फनी इंसिडेंट जो वहाँ पे हुआ था वो ये हुआ था कि काफी बार ना ऐसा होता है कि जो आईओ होता है वो आपसे सच्चाई निकलवाने के लिए ना अलग अलग जेस्चर्स करता है। हम्म। तो सही है। मेरे में क्या हुआ था कि वो मेरे को पूछते हैं कि आप क्योंकि वर्किंग कैंडिडेट हो, आप ऑफिस जाते हो, 5 डेज ऑफिस रहते हो, फिर घर आते हो सैटरडे संडे आप, क्योंकि उसमें ना वो ये पूछते हैं कि आपका रूटीन क्या है वीकेंड्स पे और नॉर्मली। मैंने उस पर बताया तो था कि मैं स्पोर्ट्स खेलता हूँ, लेकिन जब मेरा ऑफिस स्टार्ट हो गया तो उस वाले ऑफिस स्टार्ट होने के बाद जो स्पोर्टिंग का इवेंट या फिर जो मेरा पूरा वो था वो काफी कम हो गया था। तो हम्म। उन्होंने आउट ऑफ मुझसे पूछ लिया कि आप फिजिकल विजिकल कैसा है आपका, कितने पुशअप कर लेते हो।
तो जैसे ही मैं इसका आंसर देने वाला था, वैसे वो अपनी जगह से खड़े हो गए और अपने स्लीव्स फोल्ड करने शुरू कर दिया उन्होंने। हम्म। तो मेरे को लगा कि ऐसा रहा कि मेरे को बोले कि तू अभी करके दिखा कि कितने कर लेता है जितना तू बोल रहा है। तो ना मैंने बहुत ही कंजर्वेटिव सा वो करा, मैंने बोला कि सर मैं 10 कर लेता हूँ आराम से। बोला वो बैठ गया फिर। मेरे को बोलते तुम 10 कर पाता है? मैं बोला हाँ सर 10 मैं आपको अभी करके दिखा दूंगा। कहते हैं कि नहीं नहीं आपको पढ़ना चाहिए था, हमने लिखा हुआ था अपने नोटिफिकेशन में कि इतने पुशअप तो करने ही चाहिए कैंडिडेट को और ये वो। मैंने बोला कि सर मेरी बॉडी एजाइल है, मैं कर लूंगा आराम से, एक हफ्ते में करूंगा, मैं 20 25 50 मार लूंगा। हम्म। बट बुरा खड़ा हो गया अचानक से, तो मैं झूठ भी नहीं बोल पाया कि मैं थोड़ा मतलब 15 बोल दूं कम से कम। अभी बोल दे मैं करने के करता लिए। मैं करता वैसे 20 लेता हूँ, लेकिन उस टाइम मेरे को लगा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी फॉर्मल्स में, वो मेरे को बोल दे कि चल भाई शुरू हो जा इधर ही। तो मैंने कंजर्वेटिव बोला कि चल ठीक है मैं 10 करता हूँ। वो हो अच्छा। गए कि यार इतना कम कैसे करता है तू। फिर मुझे उन्होंने ना एंड में जाते हुए ये वाली चीज भी बोली थी कि ड्यूरिंग कॉन्फ्रेंस में देखूंगा कि तुमने अपने कितने इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स करे हैं। अच्छा। तो यही चल, सब उसमें था। इसी के साथ फिर हम चल जीटीओ पे आते हैं। तो जीटीओ में बता रहे हाँ कुछ एकदम ऐसे इंटरेस्टिंग सा बता कि मतलब कुछ हुआ हो खतरनाक सा, किस कमांड कहीं कुछ इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल में कुछ हुआ हो, किसी ने हाथ रगड़े होंगे अपने, कुछ यार बता। जीटीओ में तो मतलब फनी अगर सुनना है तो मतलब सबसे पहले आप निकलो आईओ पे, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स पे। और हम्म। लोगों के पैर टूट रहे हैं, हाथ टूट रहे हैं। तो जहां तक मेरे ग्रुप में जो बंदे थे, कुछ मतलब मेरे ग्रुप में नहीं थे, जो मतलब रिपीटर्स थे जो अपना आर्मी से देके आए थे, वो बता रहे थे कि यहाँ पे जो ऑब्स्टिकल है वो थोड़े लंबे मतलब थोड़े बड़े होते हैं आर्मी के रिस्पेक्ट में। हम्म। फिर मेरा मतलब जिस टाइम हमारा ग्रुप का स्टार्ट हुआ तो मैं देख रहा हूँ वहाँ पे खड़ा होकर कि यार एम्बुलेंस लगा रहे हैं वो। और वो स्ट्रेचर लेके आ रहा है, एक बंदा खड़ा हुआ, डॉक्टर खड़ा हुआ है वहाँ पे। फिर हम्म। मेरे को लगा कि यार पता नहीं क्या करवाएंगे ये। और फिर मतलब वही सा मेरे को फील हुआ कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, करता हूँ आराम से। लेकिन उसमें क्या हुआ था कि टाइगर लीप और वर्टिकल क्लाइंब के टाइम एक दो बंदों के हाथ छिल गए थे बहुत तेज। हम्म। और वो इतने तेज छिले कि वो फिर अपना अपना हाथ ऐसे लेके घूम रहे थे पूरे एसएसबी में, ऐसे लेकर कि मेरे हाथ देखो कैसे हो गया पूरे, मतलब कट काफी मतलब बहुत नेस्टी था। कहीं कुछ वॉर क्राई इस- वगैरह नहीं बोला था टाइगर लीप पे, कुछ ऐसे बोलने के लिए किसी एक्ट्रेस का नाम? नहीं हम हमको बोला था 1 2 3 बस बोलने के लिए। अच्छा। एक्ट्रेस का नाम तो मतलब ये तो आर्मी वगैरह वाले में बहुत चलता है। जोश भरने के लिए। हाँ। तो कमांड टास्क बता अपना, तेरा कैसा रहा कमांड टास्क, कैसा था? तो स्टार्टिंग पहले करते हैं अपना जीडी वगैरह से, ठीक है, जो डे वन जीटीओ डे वन पे होता है। हम्म। तो जीडी में टॉपिक नंबर 1 था अपना ई रूपी, जो आरबीआई ने अभी रिसेंटली लॉन्च करा तो उसके ऊपर था। और टॉपिक नंबर 2 जो हमारा आया था वो था वाटर स्केर्सिटी का। हम्म। तो जीटीओ सॉरी जो आपका जीडी होता है वो तो मतलब मेरा डिसेंट डिसेंट चला गया था, मतलब जब मैंने पॉइंट्स बोले तो उस टाइम थोड़ा ग्रुप में ना शांत हो गया था। बट ऑल इन ऑल मेरे ग्रुप में बहुत केओस मच गया था। मतलब मेरे ग्रुप में ना ड्यूरिंग स्क्रीनिंग इतना मतलब मच्छी मार्केट नहीं बना जितना ड्यूरिंग जीडी बन गया था। हम्म। तो बट मेरा इतना ये था कि जिस टाइम मैं बोल रहा था उस टाइम बाकी बंदे चुप रह रहे थे। तो मेरे जो आइडियाज थे वो बाकी लोगों ने सुने थे और वो अग्री भी कर रहे थे। तो काफी बार ऐसा होता है कि ड्यूरिंग जीडी जो जीटीओ होता है ना वो दो साइड बैठता है। ड्यूरिंग फर्स्ट जीडी वो एक साइड बैठा होता है और ड्यूरिंग सेकंड जीडी वो दूसरी साइड आता है, ताकि वो सबको हम्म। देख पाए कि बाकी बंदे कैसा पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यही हुआ, तो मैंने दोनों साइड मतलब मैंने दोनों बारी में अच्छा अपना परफॉर्मेंस दिया था। जीपी थोड़ा मेरा खराब हो गया था। जीपी में क्या होता है कि मैं थोड़ा पीछे बैठा हुआ था, तो मेरे को ना एक बाउंड्री दिखी, मेरे को एक बाउंड्री बहुत ऊंची लगी और उसके जस्ट नीचे एक रोड जा रही थी। तो मुझे वो रोड दिखी नहीं और इसलिए मैंने जितने बंदे थे उनको फेरी से भेज दिया। हम्म। जो प्रायोरिटी नंबर 1 प्रॉब्लम थी तो वहां मैंने फेरी से लगाए थे 70 मिनट्स। जबकि अगर वो रोड से हम जाते तो वो लगते 20 25 मिनट के अराउंड। तो दैट वाज अ ब्लंडर और मेरे को लगता है कि वो कहीं ना कहीं मेरे चांसेस काफी कम कर दिए उसने होने के स्क्रीन अपना रिकमेंड। तो जीपी वाज चलो फिर भी ओके ओके था। और एक चीज ये भी हुई थी जीपी में फनी इंसिडेंट कि जो बंदा सबसे ज्यादा बोल रहा था ड्यूरिंग जीपी उसको ग्रुप में नॉमिनेट किया कि भाई तू खड़े होके अब जो कॉमन बना है हमारा एक प्लान वो सुना। और उसने जो गदर मचाई है वहां खड़े होके अपने नरेशन के टाइम पे, किसको कुछ समझ भी नहीं आया। इवन तो जो जीटीओ था ना वो भी परेशान हो गया कि जेंटलमैन आप ये बोल क्या रहे हो। ग्रुप ने कुछ और डिस्कस करा है, आपने कुछ और आइडिया आपने बोले हैं और आप बोल कुछ और ही रहे हो यहाँ पे। दैट हम्म। वाज अ फनी मोमेंट। फिर उसके बाद पीजीटी वगैरह हुआ। पीजीटी में थोड़ा सा टफ टास्क हमको दे दिया था। पीजीटी में और हुआ भी ये कि जो मैं ग्रुप में बंदे थे वो उतने कॉर्डियल नहीं थे जितने मतलब बाकी ग्रुप्स में बंदे थे। जहां तक मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी है कि रिपीटर्स के ग्रुप में ग्रुप बनने के बाद थोड़ा मतलब आ जाता है अंडरस्टैंडिंग आपस में कि हाँ चलो ठीक है साथ में मिलकर काम करेंगे और आराम से ऑब्स्टेकल ऑब्स्टेकल पार करेंगे। लेकिन जो मेरे साथ में बंदे थे उनका तो सिर्फ मोटो यही था कि भाई इस बार स्क्रीन हो गए हैं
और अब रिकमेंडेशन तो अगली बार ले जाएंगे, बट मेरे पास ये था कि मेरे ऑफिस ऑफिस साथ थोड़ी अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा थी, मैं सीरियस था। तो हम्म। वो बंदे अपना लगे हुए थे चिल्लाने विल्लाने में कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, जेंटलमैन ये पास करो वो पास करो, तो उसमें ना हमारा काफी टाइम वेस्ट हो रहा था। तो हम्म। टोटल तीन तीन ऑब्स्टिकल थे और हम सिर्फ सेकंड तक पहुंच गए थे। बट उसमें ये हुआ था कि जो फर्स्ट ऑब्स्टिकल था वो किसी और बंदे ने पार करवाया था, लेकिन सेकंड ऑब्स्टिकल के टाइम पे ये हो गया था कि मेरे को आइडिया हिट हुआ, मैंने अपना आइडिया दिया और उसके बाद जो जीटीओ सर ने कॉल ऑफ कर दिया कि चलो ठीक है आइडिया आ गया है और अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टास्क की तरफ। फिर उसके बाद हमारा एचजीटी हुआ। एचजीटी वॉज गुड इनफ। मैं ये बोलूंगा कि जिन लोगों को चांस नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा आउटस्पोकन इंसान हूँ नॉर्मली और मेरे को चांस नहीं मिला पीजीटी में बोलने के लिए, तो मेरे को लगता है कि जो थोड़ा नॉर्मल बंदे होते हैं उनको वैसे ही थोड़ा चांस कम मिलता होगा। तो एचजीटी में यू विल गेट इनफ चांस, तो एचजीटी में आराम से आप आइडिया आइडिया देना और वो आराम से निकल जाएगा। एचजीटी आपका उतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। हमको हम्म। कैंटिलीवर दिया हुआ था बनाने को ड्यूरिंग आर एचजीटी। और एयरफोर्स उस में तो ब्रिजिंग एचजीटी, वाला रहता है ना ज्यादा। हाँ एयरफोर्स में मैक्सिमम आपका रहता है ब्रिजिंग वाला, कि या तो आप फट्टे को फंसा कैंटिलीवर दो बन, कहीं पे। हाँ बोल बोल। फट्टे को या तो रख दो या कहीं फट्टे को फंसा दो और इसके ऊपर फिर ब्रिज करके बल्ली से आगे चले जाओ। और वो इतना चलवाया, अनस्टेबल होता है कि चलवाया ना पीछे तुम्हें करता ही भाई? नहीं। कई नहीं बार बंदे तो भाई जो नहीं। बंदे होते हैं ना खतरनाक वाले, जीटे बोलते चल भाई एक बंदा चल के जाए इसके ऊपर से। वो फट रही होती कि भाई लुढ़क ना जाए, वो चल के जा भाई इसके ऊपर से। यार बल्ली पे इंसान चलेगा कैसे, वो बल्ली पलट जाएगी। तो मैं जीटीओ हमारा एयरफोर्स में यही हुआ था कि बस मैं हम बोल बताता हूँ रहे ना, थे सुन कि सर तो ले, ठीक है मेरा ठीक एक बहुत तगड़ा फनी इंसिडेंट क्या हुआ। मैं एक है। बार हाँ। कमांड टास्क में गया, एक बंदे हम्म, सबॉर्डिनेट था, ठीक है। तो उसने भाई हम्म, ऐसी बना दिया ये वाला, ठीक है, फट्टा लगा के बल्ली चिपका दी और कह रहा हाँ। कि ओके सबॉर्डिनेट, चलो यू यू कैन गो, यू कैन क्रॉस दिस बाय दिस। मैं कह रहा, मैं मन ही मन कह रहा भाई कहाँ, इसमें कहाँ ले जा रहा है मेरे को। और जीटी मैं जीटीओ की तरफ देख रहा, वो बोला कि ओके एक्सेप्टेड योर आइडिया एक्सेप्ट, वो नहीं, हाँ हाँ ओके गो गो। भाई मैं क्रॉस कर रहा हूँ, मेरी फट रही बैग, और उस दिन स्लिपरी एकदम बारिश हो रखी। मैं कह रहा भाई हम्म। आज तो गया लग रहा है, मेरा कमांड टास्क भी हुआ नहीं, अभी टांग तुड़वाने वाला है। फिर भाई किसी तरह क्रॉस कर लिया, कुछ हुआ नहीं। मैंने कहा भाई आज तो काफी, गलत फंस गए। ये काफी बार ना वो ये वाला ओएलकी पे तो होता है ना कि करेज। बंदे में करेज नहीं है। हाँ करेज चेक कर रहे होते हैं काफी बार कि पैर तो वैर भाई तो नहीं काट रहे सबॉर्डिनेट कहीं भी कर रहे से। हो चेक, कमांडर भी चेक करो ना। वो मेरे पॉइंट को है कह ये रहा है भी। ओके जेंटलमैन यू कैन क्रॉस दिस, मैं कह रहा भाई तू कर ले। अरे तो चलो ठीक है। हाँ हाँ ठीक है फिर। एचजीटी एचजीटी वगैरह में यही हुआ। हाँ मतलब एयरफोर्स में मैक्सिमम, जैसे आर्मी में क्या होता है कि आप मतलब फंसा वसा दो फिर चले जाओगे आराम से आगे, एयरफोर्स में मैक्सिमम ब्रिज बनते हैं कि हम्म। आपको पहले अपना जो फट्टा स्टेबल करना है, फिर उसके बाद बल्ली आएगी ही आएगी। वो जो आपका हम्म। नेक्स्ट ऑब्स्टिकल होगा वो इतना दूर होगा कि आप बिना बल्ली के पहुंच ही नहीं पाओगे वहां तक। सही है। तो ब्रिजिंग करनी ही पड़ेगी। फिर इतना हुआ और उसके बाद जाकर लेक्चरेट हमारा चला था फिर। तो लेक्चरेट वाज लाइक कि मेरे को टॉपिक था मेरा जीएसटी। तो उस पे मतलब मैं ये कहूँगा कि थोड़ा मतलब बेसिक प्रिपेयर कर लेना उसके लिए। तो अगर नॉर्मली पेपर पेपर पढ़ रहे हो तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, बट उसके अलावा भी नॉर्मल गूगल सर्च वगैरह या फिर जो भी आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो अगर आप देख लोगे 2 3 बार तो फिर हम्म। आपका हो जाएगा। लेक्चरेट में उतनी इशू नहीं होती, बस ये होता है कि जो भी बोल रहे हो सेंसिबल बोलना, लाउड क्लियर सेंसिबल होना चाहिए और फंबल मत करना। और अगर कर दिया है तो उस पर उतना स्टक मत होना, आगे बढ़ जाना। ऐसे नहीं है कि आप सोच रहे हो कि मैं फंबल कर चुका हूँ, कोई बात नहीं, इग्नोर इट एंड मूव अहेड विद द रिमेनिंग पार्ट। तो हम्म। ये था। फिर दिस रैप्ड अप मेरा फर्स्ट डे एट जीटीओ। जीटीओ डे 1 हो गया हमारा। हम्म। जीटीओ डे 2 जब स्टार्ट हुआ तो इट स्टार्टेड विथ अपना कमांड टास्क। अब कमांड टास्क में क्या होता है कि मेरे को, हमारे जो ग्रुप था वो 10 बंदों का था, तो मेरे को 5 बार ही कॉल करा गया। मतलब 5 बंदों ने मेरे को कॉल करा। और मैं जब गया और मैं उनके ऑब्स्टिकल को देख रहा था तो मेरे को रियलाइज हो रहा था कि उन सब में मैक्सिमम टाइम रख देता, मतलब आप बेसिकली जो आपका फट्टा होता है बल्ली होती है उसको आप टिका दो और पार कर जाओ। मतलब सिंपल ऑब्स्टिकल्स थे उनके। और सबसे एंड में मेरे को बुलाया गया था। सबसे एंड में मेरे को जीटीओ ने बुलाया था और मेरे को दिया था कॉम्प्लेक्स कैंटिलीवर बनाने को। तो उसमें वो टांगे वांगे बांध के भाई क्या फंसाने होता वाला है जो कॉम्प्लेक्स कैंटिलीवर, थोड़ा हमारे ऑडियंस को बताओ। कॉम्प्लेक्स कैंटिलीवर बेसिकली वो होता है कि एक तो कैंटिलीवर होता है कि आपको एक पिवट चाहिए होता है और आपको रेजिस्टेंस चाहिए होता है। हम्म। तो वो आपको अगर बना बनाए मिल जाए ऑब्स्टेकल में तो वो हो गया सिंपल कैंटिलीवर, कि आपने बस डाला वो फंस गया फिर आप चले गए। बट कॉम्प्लेक्स कैंटिलीवर में क्या होता है कि आपको रोप यूज करनी होती है रेजिस्टेंस बनाने के लिए। आपको पिवट तो मिल जाएगा बट यू हैव टू यूज अ रोप फॉर द रेजिस्टेंस।
तो फिर मैंने मतलब फिर टांगे वांगे बांध के रेजिस्टेंस बनाया, फिर बेंच के ऊपर से मतलब मैंने सेटल कर दिया था उसका केस पूरा। तो हम्म। फिर उस टाइम मेरे को रियलाइज हुआ कि शायद से मुझे आखिरी में बुलाया गया हो, और मेरे को 5 बंदों ने कॉल करा है, सीटी थोड़ा कंफर्मेटरी टास्क भी होता है, तो मे बी मेरे को चांसेस बन गए हो। मे बी जीटीओ को लगा हो कि कोई बात नहीं, इसका थोड़ा ओवरलुक कर देते हैं जीपी और चांस देते हैं इसको करने के लिए। मैं बड़ा हम्म। खुश हो गया उस टाइम कि भाई मैंने अपना भी कर लिया, बाकी बंदों का करवा दिया आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं कॉन्फिडेंस में आ गया बिल्कुल। फिर अपना स्टार्ट हुआ आईओ। हम्म। और आईओ फनी होता है काफी ज्यादा। आईओ हम्म। में पहले बात तो इंस्ट्रक्शन थोड़ी है ना, वैसी होती हैं, वेग सी होती हैं कि वो 30 सेकंड बाद में सीटी बजाऊंगा फिर अगला बंदा भाग के आएगा। तो हर बार क्या हो रहा था कि वो सीटी बजा रहा था और मतलब गलत गलत टाइम पे बंदे भाग भाग के चले जा रहे थे। तो आइए वो चिल्ला चिल्ला ही कह रहा है दूर से कि जेंटलमैन यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड माई इंस्ट्रक्शंस, ये वो करके। फिर वही शुरू हुआ। फिर आईओ मेरा मेरा मैंने 10 में से 7 नहीं 8 करे थे मैंने। मेरा टाइगर लीप और वर्टिकल क्लाइंब बच गया था। और वो इतने लंबे थे, इतने ऊंचे थे कि फिर मतलब थोड़ा लगा कि यार कहीं मेरे हाथ पर ना, क्योंकि ऑलरेडी जो हमारे पहले बैचेस में भाई बंदों के पूरे हाथ कटे हुए थे। इतना मतलब दर्दनाक लगा उसको देख के। तो मेरे को रियलाइज हो गया चलो कोई बात नहीं यार, अच्छा है 8 कर लिए, बहुत बड़ी चीज है। और एयरफोर्स में ना एक वो होता है, मंकी क्रॉल होता है। और वो इतना ज्यादा वो देखने में लगता है कि छोटा है, लेकिन जब शुरू करोगे ना करना उसको तो वो बहुत लंबा चला जाता है। तो मैंने उसको करा और वो करते करते मेरे को आगे चक्कर थोड़े से पार जाते जाते। फिर हम्म। बर्मा ब्रिज में जो मेरा फंबल हुआ था चलते हुए, बट समहाउ आई मैनेज्ड इट। तो भाई मंकी मंकी क्रॉलिंग से मुझे एक इंसिडेंट याद आ गया। तो अभी रिसेंटली जब मैं गया था एसएसबी देने, तो क्या हुआ, ग्रुप वो होती है ना अपनी, स्नेक रेस वाला, हाँ क्या हाँ कहते हाँ। हैं जो भी होता है, जो जिसमें वो कराते हैं रेस जीओआर, ग्रुप वगैरह। हाँ। ऑब्स्टेकल रेस। हाँ, ग्रुप जीओआर। ऑब्स्टेकल है, ग्रुप ऑब्स्टेकल। तो उसमें ना भाई एक आता है बीच में ऑब्स्टेकल, उसमें क्या होता है, दो वॉल होती है और बीच में एक ऐसे मतलब रहता है, वुडन लकड़ी टाइप की रहती है, उसमें हाँ चल के हाँ जाना हाँ पड़ता है, ठीक है। तो अब हाँ। क्या हुआ, सब बंदे चल के जा रहे हैं, ठीक है, हम 3 ग्रुप थे। तो हम चल चल के जा रहे हैं, सब लोग चल चल के जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं से जब क्रॉस कर रहा हूँ, मैं हाँ। बगल में देख रहा एक बंदा भाई मंकी क्रॉलिंग करते हुए जा रहा है उसमें, ठीक है। जबकि जीटीओ ने साफ साफ बोला था कि आपको ना क्रॉल करना है, ना सो लेटना है, कुछ नहीं करना, आपको हाँ चल के जाना है। हम उसको देख रहे हैं, हाँ। भाई ये क्या कर रहा है, मंकी क्रॉलिंग। बाद में बंदा मिला अगले दिन, ठीक है। और वही, और उसके मतलब वो बंदा था ही कलाकार, उसने क्या करा, पहले वो मंकी खला। क्रॉलिंग करते हुए मिला, अगले दिन बाद में मैं मिल रहा जब इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल के दिन, उस दिन हाथ में पट्टी बांध रखी बंदे ने, पूरा हाथ छिलवा लिया। हम्म। मतलब खतरनाक वाला बंदे थे। भाई हमारे जीओआर में ना एक ऐसा इंसिडेंस हुआ था। मेरे ग्रुप में एक बंदा था, मतलब थोड़ा हैवी था, मतलब थोड़ा ना मोटा बंदा था। हाँ तो क्या हाँ हुआ कि ना उसको तरीके से पसीने आ गए थे बैक साइड पे, ठीक है अपने। तो हाँ ना हाँ एक फिसल पट्टी सी होती है, उसमें उन्होंने ना उस पे जाके हाँ फिसलना पड़ा नीचे की तरफ। हाँ हाँ हाँ। और उसको इतने पसीने हो गए थे वो अटक गया फिसल पट्टी पे। पूरा ग्रुप पीछे खड़े चिल्ला रहा है भाई जा भाई, क्योंकि मोटा था। तो हमने उसको आगे भेजा हुआ था कि चल तेरे को उठा के कहीं रखना हो, कुछ भी करना तो जरा करवा देंगे। रखना। वो अटक गया भाई फिसल पट्टी पे। और पूरा अ, ग्रुप पीछे खड़ा हुआ है। फिर वो घिस घिस के गया नीचे तक। सही सही भाई, काफी मतलब मजे आते हैं, जीटीओ सबसे फन वाली चीज होती है। हाँ। राइट। है वही वही वही। अच्छा, चलिए अपना हो गया 3 दिन का, मतलब जो भी तरह सारी हो गया टेक्निक। अभी बताओ और कुछ फनी इंसिडेंट जो रहा हो तेरा ऐसे एसएसबी में, और क्या फनी इंसिडेंट था कुछ। भाई फनी इंसिडेंट्स तो सबसे जो मेरे को बड़ा लगा, जहाँ मेरे को हंसी आई थी, वो यही हुआ था कि जिस टाइम हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था, हम्म। उस टाइम जो ऑफिसर था, वो बंदा बेसिकली शायद से, जहां तक मुझे लगा उसके इंसिग्निया वगैरह से जो उसने लगाया हुआ था अपने ब्लेजर पे, मेरे को लगा कि वो मेडिकल ऑफिसर ही है, हम्म। 4 एफएसबी का। तो एक बंदा आया, तो वो उसको कहता है कि, तो बेसिकली ना वो चेक कर रहे होते हैं, आइडेंटिफिकेशन मार्क चेक कर रहे होते हैं कि जो आपने हम्म। लिखा है वो सही लिखा है या फिर कैसे लिखा है। अच्छा। तो उस बंदे का आइडेंटिफिकेशन मार्क था अ मोल ऑन माई राइट हिप। तो वो पूछते हैं कि भाई, और उसके ना आसपास और ऑफिसर्स बैठे हुए थे, वो सब अ, हंसने लग गए जोर जोर से। अ, फिर वो जो बंदा था जो मेडिकल ऑफिसर था, वो भी अ, कलाकार बिल्कुल, अ, कहता है कि जेंटलमैन वी हैव टू वेरीफाई दैट, सो आर यू कंफर्टेबल इन शोइंग दैट टू मी। तो भाई सब हंस रहे थे उस टाइम बैठ के। भाई। अरे ऐसे ऐसे बंदे आते हैं यार, 2 3 ऐसे बंदे मिले हुए थे, उससे फिर बाद में बंदे पूछते हैं कि तूने देखा कैसे। कि भाई तो वो साइंस लगा रहे हैं कि शीशे में देख लिया होगा। ऐसे। सही है यार, एसएसबी मतलब मस्त लोग मिलते हैं, अगर तुम्हें चिल अपनी हाँ जिंदगी में बोर हो रहे हो, चिल करने जाना, चले जाओ एसएसबी भाई, दे आओ। बिल्कुल है ना। बिल्कुल सही कह रहा है यार। और ठीक।
बंदे काफी कबार काफी इतने सही बंदे मिल जाते हैं कि ना दोस्ती बन जाती है, फिर पूरे टाइम लाइफ टाइम के दोस्त बन जाते हैं फिर। सही सही सही। अच्छा तो चलो फिर अब आते हैं अपन कॉन्फ्रेंस पे, तो कैसा रहा कॉन्फ्रेंस? हाय हेलो 2 मिनट करके भगा दिया या फिर कुछ चला, थोड़ा अच्छा चला, क्या रहा? मतलब मेरा कॉन्फ्रेंस चला था क्लोज टू 15 मिनट्स, 15 मिनट चला मेरा कॉन्फ्रेंस। और जहाँ तक मेरे को लगा आपने कॉन्फ्रेंस देखिए, मुझे लग रहा है कि मेरे को साइक ने रोक लिया था। आई अच्छा। थॉट कि बीटीओ और आईओ डिसेंट है, बट साइक ने रोका था। तो मेरे से बेसिकली उन्होंने एसआरटीज पूछी बहुत सारी, लाइन हम्म। से एक के बाद एक एसआरटीज पूछी। और उन्होंने मेरे को ये बोला हुआ था कि आप जितना तेज इनको आंसर करोगे उतना आपको मतलब पॉइंट्स मिलेंगे हमारी तरफ से। तो फिर उन्होंने पूछना शुरू किया, एक दो, फिर मतलब 10-15 हो गई, वो बढ़ती गई मतलब 20-25 तो मैंने आंसर दे दिया सोच सोच के। फिर दे आर स्टार्टेड माउंटिंग प्रेशर थोड़ा सा कि चलो और तेज आंसर दो इसका, तुम स्लो बोल रहे हो, ऐसे करके। वरना वो मतलब मैंने शुरू करे आंसर्स देना, और फिर मैं एंड में ऐसा हो गया था कि सर बस छोड़ दो मेरे को घर जाना है, मेरे को छोड़ दो, मेरे से नहीं दिया जा रहा है इसके आगे आंसर। तो रिकमेंड उनको दिख करना है गया। तो कर दो, नहीं करना तो मत करो, हाँ, बस जाने हाँ, बस छोड़ दो, आप बस खत्म करो सर इसको, ये गेम खत्म करो यहाँ पे, बस हो गया दो। मेरा। तो वो दिख गया इस बंदे का कि थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो गया है, तो उन्होंने बोला कि ओके जेंटलमैन, हाउ वाज योर स्टे। फिर मुझसे ये चीज़ पूछी उन्होंने कि आप लास्ट टाइम स्क्रीन आउट हो गए थे, तो इस टाइम क्या डिफरेंट करते? मैंने वही बोला कि सर इस टाइम आई हैव प्रैक्टिस नरेशन, और बाकी थोड़ी थीम वीम मेरे दिमाग में थे कि अगर कुछ ऐसा आएगा तो मैं इस तरीके से सोचूंगा, स्टोरी ऐसे बनाऊंगा। तो दैट वर्कड फॉर मी। तो उन्होंने बोला कि ओके जेंटलमैन, फिर यू मे लीव। तो मैं फिर उठा और चला गया। फिर हम वहीं गए, फिर हमने लंच वंच करा, और फिर रिजल्ट अनाउंसमेंट हुआ। तो उसमें दो बंदे रिकमेंड हुए थे, चेस्ट नंबर 6 और चेस्ट नंबर 17। हम्म। बस। तो बेसिकली नंबर्स वर लाइक कि 165 रिपोर्टेड, 55 गॉट स्क्रीनड इन और 2 रिकमेंडेड। अरे चलो, कोई नहीं यार, इतनी ठीक है, कोई नहीं। कोई बात नहीं, होता रहता है। तो फिर मतलब तुझे लगा कहीं ना कहीं साइकोलॉजी ही जो था मेजर फैक्टर था जिसकी हम्म, वजह से रुका? ठीक है, हम्म। कोई बात नहीं, होते आता है। साइकोलॉजी मेरे को लगा कि थोड़ा हम्म मतलब एसआरटीज वगैरह थोड़े और अच्छे से करता अगर मैं, या फिर बैट संभालता, तो चांसेस थे। और टीएटी में मेरे को लगा 2-3 स्टोरीज पे कि शायद से परसेप्शन थोड़ा उतना अच्छा गया नहीं मेरा। मैंने एक स्टोरी पे थोड़ा फायर वाला सीन था, तो मैंने नेगेटिव में दिखा दिया था कि एक्चुअली में फायर लगा हुआ है। फिर मैंने हम्म। बाहर आके बात करी, तो उन्होंने बताया कि शायद से बहुत तेज हवा चल रही थी, तो वो हवा दिखाई हुई थी उस फोटो में। तो मेरे को लगा कि हाँ, थोड़ा वहाँ पे नेगेटिव चला गया मेरा। चलो कोई नहीं। और बता फिर, चलो हम ये बता लास्ट में मुझे कि मतलब मुझे ऐसे, मतलब कई बार मैंने ऐसे मतलब बंदे मिलते जो कहते हैं कि हमने रिटर्न क्लियर कर दिया था बट हम एसएसबी देने नहीं गए। तो तुझे क्या लगता है कि एसएसबी लोगों को वंस इन ए लाइफ एक बार देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, या तुझे क्या लगता है तेरी लाइफ में कितना बड़ा इम्पैक्ट रहा है एसएसबी का अभी तक, जितनी तूने एसएसबी दी उससे कुछ इम्पैक्ट हुआ है तेरी लाइफ में? मैं तो मतलब यही बोलूंगा कि एक एसएसबी जो होती है वो बेसिकली उस आर्म फोर्स का एक वे ऑफ लाइफ शो करता है कि एक्चुअल में अंदर कैसे लोग रहते हैं वहाँ पे। मैं हम्म एयरफोर्स के में कहता तो मैं 5 दिन ऐसे रहा जैसे कि मतलब एक्चुअल में लोग एयरफोर्स में रहते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर आपको ये चीज़ देखनी है कि लाइफस्टाइल कैसी है, छोटा अगर आपको एक्सपीरियंस करना है, तो एसएसबी मस्ट है। और उसके अलावा एसएसबी तो आई वुड से कि एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस होता है। नॉट ओनली कि जो आप टेस्ट के थ्रू जाते हो वो तो काफ़ी मतलब एक्सटेंसिव होते ही हैं, बट जो आप वहाँ पे दोस्ती बनाते हो, लोगों से इंटरेक्ट करते हो। जिस टाइम मेरा एसएसबी था उस टाइम वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं था। तो हम्म। हमारे पास सिर्फ और सिर्फ यही तरीका था कि हम आपस में मिलजुल के बातचीत करें और 5 दिन वहाँ पे रहें। और कैसे निकल गया, स्टार्टिंग में मेरा ये था कि पता नहीं कैसे निकलेगा बिना फ़ोन के। लेकिन वो 5 दिन ऐसे निकले मेरे कि मतलब मज़ा ही आ गया एसएसबी में जाके। हम्म। और जैसा तूने बताया है बिल्कुल सही, मैं वही बोलूंगा कि अगर जिंदगी में बोर हो रहे हो तो बस पहुंच जाओ एसएसबी, 5 दिन रह के आओ, वेकेशन है पूरी। बस हाँ, पढ़ बढ़ के जाओ ताकि वो प्लस साइन मिल जाए। हम्म। आगे मजे करो खूब, एसएसबी बहुत बढ़िया चीज है यार। सही है। अच्छा तो अब जो एक लास्ट क्वेश्चन जो सबसे ही पूछते हैं तेरे से ही पूछेंगे कि भाई अब जो भी कोई व्यूअर्स हैं जो हमारे देख रहे हैं, तो उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेगा कि अगर वो ये करेंगे तो आई थिंक इससे रिकमेंड हो सकता, मतलब अगर ये करेंगे तो रिकमेंड हो जाएंगे, क्या एक एडवाइस और क्या कुछ देना चाहेगा? एडवाइस मैं बेसिकली यही दूंगा कि अब क्या हो गया है कि स्क्रीनिंग में थोड़ा प्रॉब्लम आती है लोगों को। तो उसके लिए नरेशन पे काम करो अच्छे से। अगर आपको लग रहा है कि आप फंबल कर रहे हो, क्लियर नहीं बोल पा रहे हो, तो फिर मिरर के सामने खड़े होके स्टोरीज अपनी लिखी हुई है वो नरेट करो। और इवन तो मेरे अटेम्प्ट के पहले भी ये हुआ था कि मैं और सूरज बैठ के आपस में अपनी स्टोरीज मैच कर रहे थे, हम आपस में दूसरे को सजेशन दे रहे थे कि हम इस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आपके कोई फ्रेंड्स गए हुए हैं, कोई और दोस्त तो जा रहे हैं, तो आप उनके साथ बैठ के डिस्कस कर सकते हो अपनी स्टोरीज को, और उनको और
प्रॉपर वे में स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। उसके अलावा जो मेरे को लगता है कि प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, रोबस्ट प्रिपरेशन होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ फील हो रही है कि टीएटी आपका वीक है, तो टीएटी के लिए आप फोटोज देखो, ऑब्जर्व करो। यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है, आप वहाँ जाके देखो कि किस तरीके से फोटोज को ऑब्जर्व किया जाता है। और इसके अलावा आई वुड से प्रिपरेशन इज मस्ट। प्रिपरेशन तो आपको करके जानी ही चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप वहाँ जाके पहली बार सुन रहे हो कि ये चीज़ ऐसी, फॉर एग्जाम्पल आपका ब्लैंक स्टोरी हो गई या फिर आपका एसडी हो गया, दैट शुड बी प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। और जहाँ तक बात है आपकी, इंटरव्यू में तो ऑनेस्ट आंसर दो। बिकॉज अगर आप डिसऑनेस्टी दिखाओगे तो फिर आपको वो घुमा के आयु ले ही आएगा। ये ऐसा वाला सिनेरियो नहीं है कि आपका इंटरव्यू 5 मिनट चलने वाला है, उसके पास आराम से 1 घंटा या 2 घंटे इंटरव्यू जा सकता है आपका। तो हम्म। ऑनेस्टली आंसर दो। बाकी जीटीओ में तो आई वुड से कि फन टास्क होता है। जीटीओ में आप अपने आइडियाज दो और इन्जॉय करो। द मोर यू एंजॉय द मोर यू हैव द चांसेस टू गेट इन। बस मैं तो यही एडवाइस दूंगा कि प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ जाओ और खुशी खुशी एंजॉय करो। 5 दिन वहाँ पे मजे आएंगे बहुत। सही। काफी सही एडवाइस लगी मुझे भी। तो चलो श्रेय भाई, थैंक यू फॉर द इंटरव्यू। यार इंटरव्यू नहीं, थैंक्स। पॉडकास्ट, थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू। और भाई यही बोलूँगा कि ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर अटेम्प्ट्स एंड आई वांट यू गेट रिकमेंडेड। और रिकमेंडेशन के बाद हम फिर से मिलते हैं जरूर। मैं और उसके बाद फिर से हम इंटरव्यू करेंगे और बिल्कुल भाई। मिलते हैं फिर से, ठीक है। चलो चलो ठीक है। ऑल द चलो। बेस्ट टू योर व्यूअर्स एज वेल।